नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। नई सुबह, नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जब हम बात करते हैं विश्वास की, जब हम बात करते हैं सपनों की, जब हम बात करते हैं उन ऊंचाइयों को छूने की, तो हमारे साथ क्या रहता है? कभी आपने सोचा है? अक्सर हम उम्मीद दूसरों से करते हैं कि वो हमारे साथ होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, वो हमें हिम्मत देगा तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका अपने अंदर विश्वास होना ही आपको आगे बढ़ाता है। आपके नए जीवन की शुरुआत कैसे हो, आपके नए दिन की शुरुआत कैसे हो, आप आगे क्या बेहतर कर सकते हैं, आप अपने सपनों को पाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको सोचने की पहली ज़रूरत है। आप दूसरों पे बस अपनी बातों को टालते हैं। जब हम अपने सपनों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है, उसके पीछे आप कितने ज़्यादा सक्षम हैं उस मेहनत को पाने के लिए, उस मेहनत को अच्छे से तैयारी करने के लिए। इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप अपनी मेहनत को कितने अच्छे तरीके से निभाते हैं। और जब आप बड़े सपने देखते हैं तो उसे साकार करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि सपना देखना ही सबसे बड़ी काम है। लोग देख ही नहीं पाते, लोग उतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाते पहले। इसलिए पहले सपने देखिए, उसके बाद उसको पूरा करने में जो जतन लगता है, जो मेहनत लगती है, जो परिश्रम लगता है, उसको पूरा कीजिए। चलिए, आज बहुत ही बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। उससे पहले हम दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करते हैं, जो महापुरुषों के द्वारा कथन हैं उनसे करते हैं, ताकि हमें वो विश्वास मिले जो हम अच्छा आगे कर सकें। तो आइए देखते हैं कि आज का विचार क्या है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी सर, जो कि महानिर्देशक हैं हेरिटेज सोसाइटी बिहार के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर्वप्रथम सादर वंदन व अभिनंदन करता हूँ आप सभी को। आप हेरिटेज, जो हमारे लोग सुन रहे हैं, उनको सबसे पहले बताएं कि ये हेरिटेज क्या है। हेरिटेज को जानना एवं पहचानना बहुत आसान है। जैसे हम समझते हैं कि वैसी कोई भी चीज़ जो 100 साल पुरानी है, उसका ऐतिहासिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है, वह धरोहर की श्रेणी में आती है, हेरिटेज की श्रेणी में आता है। जैसे कोई भी मूर्तियाँ हम देखते हैं, कोई भी स्मारक हम देखते हैं, तो वह उसकी बनावट क्या है, वो कैसे बनी है, उसकी कितने उसके आर्ट है, कौन से आर्ट स्टाइल में बनाई गई है, किस आर्ट स्कूल में वह बनी है, तो उसके बेस पे उसको हम लोग आसानी से पहचानते हैं। लेकिन हेरिटेज बहुत एक तरह से देखा जाए तो कई विषयों को समाहित एक साथ किए हुए हैं। इतिहास का अपना हेरिटेज है, विज्ञान का अपना एक हेरिटेज है, साहित्य का अपना एक हेरिटेज है, खान पान का अपना एक हेरिटेज। जितनी विषय को हम कल्पना कर सकते हैं, उन सभी विषयों की अपनी एक हेरिटेज है। जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, या चेयर है, मेज है, कुर्सी है, कॉपी कलम हम रखे हुए हैं, यह फाइनल प्रोडक्ट जो अभी बना है, एकाएक इस रूप में नहीं आया है। इसके पीछे कई सारे स्टेजेस यह क्रॉस किया है, तब यह फाइनल प्रोडक्ट बना है। तो जो स्टेजेस यह क्रॉस किया है ना, वही स्टेज तो इस ऑब्जेक्ट का हेरिटेज है। इसी तो व्यक्ति को आसानी से समझने के लिए, चाहे खान पान का हो, जो भी हो। अभी हम कहते हैं वर्तमान में जो हम खाना खाते हैं, कहते हैं कि यह हेरिटेज है, वह हेरिटेज नहीं है। उसके पीछे जो चेन जो है, कैसे पहले वाइल्ड फूड होता था, तो फिर कैसे डोमेस्टिकेटेड फूड होने लगा, तो इसी तरह से करके हम लोग उसकी बातचीत करते हैं। तो बहुत विशद सब्जेक्ट है, इसमें सभी विषय एक साथ समाहित हो जाता है। क्या कहते हैं, बहुत बृहद विषय है। और हमारे पूछने का पहले ये सवाल का ही मतलब था कि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं वो जान जाए कि हम किन विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जो हेरिटेज के बारे में तो हम बात करेंगे ही, सबसे पहले हम आपके बारे में जानेंगे कि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अपने बारे में बताएं। जैसे एक सामान्य आम बिहारी का होता है, गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अपने से बोड़ा और दरी लेके जाता है स्कूल में, और पीठ पर अपना बैग लेके जाता है। उसी तरह से मेरी भी पढ़ाई लिखाई हुई है सरकारी स्कूलों में। बचपन से हाई स्कूल वहीं से किया आगे करते हुए, उसके बाद +2 किया। +2 में हम पटना आगे करने के लिए, और यहीं से हमारी पटना यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन और पीजी वगैरह की पढ़ाई हुई। फिर जब पीजी में हिस्ट्री, ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री से किया। हम जो
सबको पसंद है। अगर कोई विषय नहीं मिल रहा है, या तो हिस्ट्री ले लो, History. या सोशियोलॉजी ले लो, या और कुछ ले लो, तो वह सामान्य सी विषय थी, सब लोगों की पसंद की विषय थी। तो मैंने भी अपना विषय, क्योंकि बिहार का अपना एक इतिहास रहा है, इतना महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, तो मैंने भी अपना हिस्ट्री विषय चुना। लेकिन हिस्ट्री पढ़ने के बाद मेरे मन में उत्कंठा जगी कि नहीं, हम इसके पीछे फिर आर्कियोलॉजी करेंगे। हिस्ट्री का जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, जिसके बेस पे हिस्ट्री लिखी जाती है, उस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। तो एंसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी का है, तो पीजी मैंने वहीं से किया, मास्टर्स मैंने वहीं से किया। लेकिन जैसी वर्तमान स्थिति है यूनिवर्सिटी का, उस तरह से उस ज़माने में भी थी, उस समय में भी थी। तो आर्कियोलॉजी की उतनी अच्छी जो कहा जाए, या तो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग अपनी बातों को रख सके, उस तरह का नहीं हुआ। तो फर्दर स्टडी करने के लिए हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली गया। दिल्ली में वहाँ हमारी 2 साल की महत्वपूर्ण ट्रेनिंग हुई। उसको इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, लाल किले के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट था, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ वह इंस्टीट्यूट था। स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी किसी ज़माने में उसको कहा जाता था, वर्तमान में उसको दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जा रहा है। तो वहीं हमारी 2 साल तक ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग में मुझे इतना कुछ सिखाया गया, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कराया गया। भ्रमण करने का मतलब सिर्फ टूरिस्ट की तरह टूर नहीं किया, एज ए स्टूडेंट की तरह, एज ए ट्रेनी की तरह, किस हिस्टोरिकल बिल्डिंग का क्या इम्पोर्टेंस रोल है, कौन सा मोनूमेंट किस आर्ट स्कूल में आर्ट स्टाइल में बना हुआ है, कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर किस स्टाइल में बना हुआ है। तो पूरे भारत घूमे। तो एक बिहार से निकल के, गांव से निकला हुआ लड़का, और इतना बड़ा मंच उसको मिलेगा पूरे भारत में, दक्षिण से लेके जम्मू तक जाने का, और पूरब से लेके पश्चिम तक पूरे भारत का धरोहर के बारे में सीखने और समझने का। तो सोचिए उसके लिए कितनी बड़ी खुशी थी। तो ही मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया वहाँ पर उस विषय को करने के लिए। जब वहाँ से हम लौटे, दिल्ली से ट्रेनिंग करके लौटे, तो मैंने बिहार की धरोहर पर, जो कि मूर्तियाँ स्पेशली, इसके ऊपर मैंने पीएचडी किया। प्राचीन मूर्तियाँ कब से बननी शुरू हुई बिहार में, और किस कालखंड तक बनी, और उसकी क्या क्या विविधताएँ हैं, और उससे क्या सीख कर अन्य राज्यों या अन्य जगहों के आर्ट स्कूल का डेवलपमेंट हुआ, उसके ऊपर मैंने पीएचडी की थी। ये हमारी एक ये यात्रा रही है अपने विषय का चयन करने में, यहाँ तक आने में। तो कुछ तो ऐसा हो कि आपको प्रेरणा, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट लेने के बाद लोग सिर्फ पढ़ के निकल जाते, तो कुछ एक प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, वो प्रेरणा कि आपको बिहार के जो मूर्ति है उन पर आपको वर्क करना चाहिए, उनको फ्रंट में लाना चाहिए, ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसी प्रेरणा मुझे मिली यहाँ पर क्योंकि जिस गांव में मैं रहता हूँ, मेरा गांव जो है अरवल ज़िला का एक सुदूर देहात का ग्राम है, वहाँ मैं रहता हूँ। तो उसके आसपास जब मैं मेला घूमने जाता था, तो वहाँ मधुश्रवा मेला लगता है। तो मधुश्रवा मेला में हम देखते थे कि जिस मेला वाला स्थान है, वहाँ पर जब पशु आता था और सब मेला वगैरह में, तो वहाँ के खेतों में उसको लोग लोकल बोलचाल की भाषा में बोलता है कि झिटकौर ज़मीन है। झिटकौर ज़मीन मतलब झिटकी वहाँ उस खेत में पड़ा हुआ है, उस मेला वाला स्थान में पड़ा हुआ है। तो झिटकौर करने का मतलब है किसी कालखंड में वहाँ आबादी रही होगी, और वहाँ उसके उस समय की मिट्टी के बर्तन के टुकड़े जो कि पॉटसेट्स के रूप में तब्दील हो गए हैं, तो वही बिखरा पड़ा हुआ है। क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं बहुमूल्य चीज़ जो हमारा रहता है, कहीं कुछ हमको माइग्रेट करना है, यहाँ से वहाँ घर बनाना है, तो बहुमूल्य चीज़ तो हम लोग लेके चले जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे बर्तन के टुकड़े हम लोग कहाँ ले जाएंगे, छोटे छोटे बर्तन के पात्र कहाँ ले जाएंगे, उसको छोड़ के चले जाते हैं कि यह हमारे लिए उपयोग नहीं है, नई जगह जाएंगे तो नई खरीद लेंगे। तो वो सब चीज़ हम लोग करते हैं। तो मिट्टी के बर्तन का सब पात्र वही लोग छोड़ दिया होगा, या कभी कभी होता है कि टूट जाता है तो उसको लोग, अब उसका तो उपयोग में रहता नहीं है। तो वही उसके बेस पे हमको लगा इसको कैसे लोग पहचानता है, या किस कालखंड का है, क्या क्या है। तो यह मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद, उसमें हमारी जब ग्रेजुएशन करने के बाद जब हम गांव गए, तब मेरे अंदर एक ऊर्जा जागृत हुई कि नहीं, उसको इस विषय को और विस्तार से करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री तो देखा देखी हमने कर लिया, जैसे आम लोग जब गांव से कोई शहर में आता है तो अपना बुद्धि विवेक उस समय जिस स्टूडेंट लाइफ में रहता है, इतनी हमारा दोस्त क्या कर रहा है, या हम कोई व्यक्ति सफल हो गया तो उसको देख के वह इस विषय था उसका और यहाँ उसको सफलता मिल गई तो मुझे भी इस विषय को पढ़ना चाहिए, तो लोग देखा देखी में आगे बढ़ता है। लेकिन फिर जब एक बार स्टेबल हो जाता है तब अपनी समझ के अनुसार जो है आगे बढ़ता है। तो वही हुआ, मेरी भी वही एक सामान्य बिहारी की तरह मैंने भी विषय को अपना पसंद किया। क्या बात है कि अगर इसमें लोग कहते भी कि जो चीज़ें अगर आपको पसंद होती है और वही काम आपको करने के लिए मिल जाए तो आप 100 नहीं 1000% उसमें देने लगते हैं।
तो जब आप ये पुरातत्व विभाग में आए तो क्या क्या फेस करना पड़ा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम ऐसे जगहों पे जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ की ज़मीन पे चीज़ें पड़ी हुई रहती है, वहाँ के जो लोकेलिटी के लोग रहते हैं उनको लगता है कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या चैलेंज इसमें फेस करना पड़ा आपको? हम जब दिल्ली से ट्रेनिंग करके लौटे तो हमारी फर्स्ट अपॉइंटमेंट पटना म्यूजियम में हुई थी। तो पटना म्यूजियम में हुई थी, और उससे पहले जब हम यहाँ पर और काम करते थे, तो जब पीजी पढ़ते थे उसके बाद हमने अलग अलग एक्सकेवेशंस वगैरह में काम किया, तो हम गाँव में चले जाते थे और गाँव में हम देखते थे वहाँ पर कि किस गांव के लोग उस जगह के बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में क्या उनकी रुचि है। तो सभी, अब किसी भी गांव में जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो सबसे वृद्ध लोग जो रहेंगे उनको इस विषय से गहरी रुचि है, गहरा लगाव है। वह 10 कोस की दूर के बाद के गांव में भी कह देंगे उस गांव में किसी ज़माने में गढ़ था, ढिबरा था, मिट्टी का टीला के रूप में धारण हो गया। अब वो बोलते हैं कि वह डीह है, अलग अलग जगहों में आपको इसका नामकरण मिलेगा। वह साबित करता है कि वहाँ पर किसी कालखंड में आबादी रही थी, अब वहाँ नहीं है, बाद के लोग कालखंड में वहाँ लोग आ गए। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा ये थी कि इसको अध्ययन कैसे किया जाए। और बिहार इतना समृद्ध जगह है, यहाँ आपको मैं बता दूं कि बिहार में चप्पे चप्पे पे हर पंचायत में आपको 1-2 वैसे आर्कियोलॉजिकल साइट मिल जाएगा, हेरिटेज साइट मिल जाएगा। लगभग 2000 से ज़्यादा धरोहर ग्राम है बिहार में, जो कोई 4000 साल पुराना है, कोई 10,000 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है। तो इतने सारे अवशेष आपको मिलेंगे अलग अलग कालखंडों के, पूरे बिहार में बिखरे पड़े हुए हैं। तो यह एक सबसे बड़ी चुनौती है बिहार वासियों के लिए, इस विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और एक्सपर्ट के लिए, कि कैसे उन सभी गांवों को हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेके जाएं। क्योंकि अभी आप बिहार घूमने जाते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए, या सामान्य हमारे जो दर्शक जहाँ से देख रहे हैं उनसे, अगर घर के लोग या हम लोग पूछें उनसे कि आप कितने जगह धरोहर स्थल के बारे में जानते हैं बिहार के बारे में, कितनी जगह पर्यटक स्थल के बारे में जानते हैं, तो बोलेंगे 10 है, 20 है, 25 है, 100 है। थक जाएंगे 100 गिनाते गिनाते हम लोगों को। लेकिन अब उनको जब मालूम होगा कि नहीं, 2000 से ज़्यादा धरोहर ग्राम है बिहार में, अगर उन जगहों को, 2000 गाँवों को पर्यटन स्थल के रूप में आने वाला 50 साल में, 100 साल में अगर तब्दील कर दिया जाता है, तो सोचिए कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट हम अपने लोगों को, अपने बिहारी को हम लोग दे पाएंगे, अपने बिहारी बच्चों को दे पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक चैलेंज भी है बिहार के स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आपने कहा कि 2000 से ज़्यादा हैं, तो सबसे बड़ी बात जागरूकता की आती है कि लोगों को पता नहीं होता कि वो कहाँ पे जाएं, या फिर उनको लगता है कि कोई बात नहीं है, हमारे गांव का ही तो हिस्सा है, गांव में ही है। उनको ये नहीं पता कि उनके लिए एक बड़ा तबका, एक वाइट कॉलर उनके लिए काम कर रहा है। तो उन तक कैसे पहुंचा जाए? कि हम लोगों की एक सोसाइटी है, हेरिटेज सोसाइटी। हेरिटेज सोसाइटी को हमने 2016 में, इसको पहले से काम कर रही थी, इसका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने 2016 में कराया। यह पूरे भारत में काम कर रही है, इसका वेबसाइट वगैरह, सोशल प्लेटफॉर्म्स वगैरह बहुत सारे हैं, बहुत से रेगुलर प्रोग्राम कर रही है। तो हम लोग रेगुलर अलग अलग आयोजन करते रहते हैं, या वर्कशॉप हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, पूरे भारत में हम लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, झारखंड में होने जा रहा है। तो उन लोगों से अपील हम बीच बीच में करते हैं कि आपको जो कुछ, जहाँ कुछ अपने गांव के बारे में अगर कुछ जानकारी हासिल करनी है, तो हमारे वेबसाइट पे जाएं, www.heritagesociety.in। वहाँ पे जाके वहाँ जो डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है उस फॉर्म को भरें, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, अपने गांव की छोटा सा फोटोग्राफ खींच के आप भेज दीजिए हमको। उसके बाद आपसे हम बातचीत करके और उसके विस्तार से उसकी कहानी को, उसके इतिहास को आपके बीच में हमारे एक्सपर्ट जो हैं आपसे साझा करेंगे, आपके बारे में बातचीत करेंगे। तो बहुत आसान तरीका है, लोग घर बैठे ही अपनी घर की धरोहर को जान सकते हैं। क्या बात है। और जागरूकता के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जो धरोहर के बारे में जो बच्चे जानना चाहते हैं या फिर जो जागरूक होना चाहते हैं, वो बच्चों के लिए क्या, किस तरह के जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं? देखिए, पूरे विश्व में अलग अलग ओकेजन है, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक होता है, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में लोग मनाता है, 19 से 25 नवंबर को वर्ल्ड हेरिटेज वीक के रूप में, विश्व धरोहर सप्ताह के रूप में मनाता है। तो यह दो अति महत्वपूर्ण है जो पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है। लेकिन सिर्फ यही से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को रेगुलर प्रोग्राम करना पड़ेगा।
अभी देख रहे हैं भारत सरकार की बहुत सुंदर स्कीम अभियान चल रही है, मेरा गांव मेरी धरोहर। तो पूरे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, भारत सरकार ने इसको पूरे मुहिम के तौर पर सभी गाँवों को, भारत से सभी युवाओं को, सभी धरोहर स्थलों को, सभी गाँवों को उसको जोड़ने का प्रयास कर रही है। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना क्या है, इससे कैसे लोग जुड़ सकते हैं और ये किस तरीके से लोगों के लिए लाभदायक है? मेरा गांव मेरी धरोहर जो अभियान है ना, वेबसाइट भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, मैंने भी देखा उसको बड़े अच्छे से। उसमें क्या है कि पूरे भारत के यूनिक गाँवों को, उसकी विशेषताओं को लोग वहाँ पर जाके अपलोड कर सकते हैं, वहाँ उनको जाके इन्फॉर्म करके अपलोड करा सकते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर स्कीम है और पूरे भारतवासियों को इसमें आगे बढ़ के आना चाहिए। जहाँ तक बात है हम लोगों का बिहार का, हेरिटेज सोसाइटी बिहार में जो लगातार अलग अलग ज़िलों में काम कर रही है, जैसे हम लोग पिछले बातचीत कर रहे थे कि लगभग 2000 से ज़्यादा गांव है बिहार में, तो उन सभी गांवों को भी हम लोगों को चाहिए, सभी बिहारवासी से इस आयोजन के माध्यम से आग्रह भी करते हैं कि जो जिस गांव से हम लोगों के इस आयोजन को देख रहे हैं, उनको गांव के बारे में जो जानकारी है वहाँ जाके उसको अपलोड करें। अगर उनको लगता है कि नहीं, वे उनकी धरोहर या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं कर पा रहे हैं, डेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हेरिटेज सोसाइटी को कंसल्ट करें। हेरिटेज सोसाइटी के पूरे एक्सपर्ट्स जो अलग अलग जगह में हैं, वे उनको अच्छे से ड्राफ्ट करके और उनको मदद करेंगे वहाँ तक उनकी गाँव को अटैच करवाने में, टैग करवाने में। और हम सभी जानते हैं कि बिहार में इतने सारे महोत्सव मनाए जाते हैं। बिहार सरकार अलग अलग ज़िला का अपना महोत्सव है, ज़िला का अपना स्थापना दिवस है। तो अब देखते होंगे कि उन महोत्सवों पर, स्थापना दिवस पर जिला स्तर पर सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा कुछ न कुछ आयोजन किया जाता है। हम लोगों को चाहिए कि उस आयोजन, जिला का वह आयोजन है, उसमें उन जिला का संबंधित जितने धरोहर ग्राम हैं, वह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है वहाँ से उन गाँवों को जोड़ने का, गांव के लोगों को उनकी धरोहर के ग्राम के बारे में बताने का, कि ताकि पूरे गांव के लोग आए हुए रहते हैं, जिला के काफ़ी सारे लोग आए हुए रहते हैं, तो उनको बड़ा प्राउड फील होगा कि हमारा गांव इतना 1000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, 5000 साल पुराना है। उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए कि अभी नालंदा का खंडहर है, नालंदा में है, तो नालंदा का खंडहर हम लोग जानते हैं कि आज से लगभग 1500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी, महाविहार वहाँ बना था। लेकिन नालंदा जिला में ही इतने सारे जो गांव हैं, तो लगभग 300 के आसपास हेरिटेज विलेजेस हैं, आर्कियोलॉजिकल विलेजेस हैं। तो उसमें कई गांव ऐसा पुराना है जो नवपाषाण काल का है, ताम्रपाषाण काल का है। इसका मतलब आज से लगभग 3000 साल पुराना है, 4000 साल पुराना है। तो उनको बड़ा फील होगा कि नालंदा महाविहार जब बना, उससे भी हमारा गाँव पुराना है। तो उस गाँव के लोग, चाहे वह भारत के अलग अलग जगहों में हों या विदेश में चले गए हों, तो उनको अपने गांव से कितना बड़ा अटैचमेंट फील होगा कि हमारा गांव जो है महाबोधि मंदिर से भी ज़्यादा पुराना है। तो ये एक प्राउड का विषय है और यह एक बहुत सुंदर स्कीम है भारत सरकार की, लोग अपने गांव की धरोहर के बारे में अच्छे से जानें। और हम लोग तो लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। अभी अलग अलग हेरिटेज सोसाइटी एक योजना बना रही है कि जितने भी महोत्सव हो रहे हैं बिहार में, सभी महोत्सव में उन गाँवों को हम लोग प्रचार प्रसार करें, उनके बारे में अच्छे से बताएं। जिला प्रशासन, जिला स्तर पर भी लोगों को चाहिए, वहाँ के तमाम लोगों को, अधिकारी लोगों को, या टूरिज्म डिपार्टमेंट या आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट जो काम कर रही है, उनसे कंसर्न है, जो महोत्सव आयोजन करती हैं, उनको चाहिए कि संबंधित जिला का ना कॉफ़ी टेबल बुक टाइप का कुछ बना लें, या उनके वेबसाइट पे पूरा उसको लिस्टिंग करके अटैच कर दे, पूरे लिस्ट को डाल दे, कि ताकि हम लोग भी, कोई बाहर से लोग आता है कि जिला का वेबसाइट देखता है कि यहाँ पे क्या है, तो बड़ा कभी कभी निराश होता है कि यहाँ तो 10-12 साइट ही दिखाया गया है, 8-10 साइट ही दिखाया गया है, 4-5 साइट ही टूरिस्ट प्लेस दिखाया जा रहा है। तो सोचिए कि उनके गांव के बारे में जिला के लोग जाके देखेंगे कि अरे मेरे गांव का भी यहाँ पे अंकन है, तो उनको सिर्फ पंचायत और आबादी इतना है हमारे गांव का, और यह हमारा डाकघर है, सिर्फ उतना ही भर उनका गांव का लिस्ट वहाँ पर है। लेकिन हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इंपॉर्टेंस लगेगा, तो सभी लोग प्राउड फील करेंगे। तो गौरव है। धरोहर हमारा क्या है? धरोहर हमको एक प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है कि हमारे पहले के लोग कितना अच्छा काम करके गए हैं, और उसी को आगे हम लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है। धरोहर से हमको सीख मिलती है आगे बढ़ने की। जैसे आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, चंद्रयान 3 जो हमारा मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, तो उसके पहले 2-3 स्टेज से गुजरा है, चंद्रयान 1 से गुजरा है, चंद्रयान 2 से गुजरा है। तो वही तो इसका हेरिटेज है, उससे सीख कर आगे बढ़ रहा है कि और हम कैसे और डेवलप करें, और हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे इस हेरिटेज
जो स्पेस का जो अपना हेरिटेज, रिसर्च का जो हेरिटेज बन रहा है वह कितना सुंदर बने, प्रेरक बने। बात सही है कि अगर आप अपने हेरिटेज को वैल्यू करते हैं तो फ्यूचर में लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जहाँ पे एक्सेस करना था मुश्किल है कि वेबसाइट पे जाएं, वो फ़ोटो क्लिक करें, तो ऐसा कोई उनके लिए आसान तरीका है जहाँ पे वो जाके आसानी से ये काम कर सके कि नहीं उनको वेबसाइट पे नहीं जाना है और उनको पता चले कि नहीं भाई मेरा गांव तो बहुत पुराना है, इसको पटल पे आना चाहिए, तो वैसे लोग क्या करें? बहुत सुंदर तरीका है। इतना तो तय है कि लगभग सब गांव में इंटरनेट पहुंच गया है, मोबाइल सबके पास है, व्हाट्सअप सबके पास है। मैं यहाँ से अपना मोबाइल नंबर ही हेरिटेज सोसाइटी का पब्लिक डोमेन में साझा कर दे रहा हूँ। आप सभी लोग लिख लें, आपको जो भी अपने गांव के बारे में आपका कुछ फोटोग्राफ ऐसा मिले, 7761902685। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, 7761902685। आपको जहाँ अपनी धरोहर के बारे में कुछ मूर्तियाँ मिले, उस गढ़ मिले, ढिबरा मिले, कुछ भी मिले, आपको लगे कि ये हमारा हेरिटेज एंड कल्चर का पार्ट हो सकता है, इसके बेस पे इसको अगर अच्छे से अध्ययन करके प्रकाशित किया जाए तो टूरिज्म हमारे यहाँ डेवलप हो सकता है। आप उसको फ़ोटो खींच के हमारे पास भेज दीजिए। अगर उसका इनपुट हमको लगा कि बहुत अच्छा है तो तुरंत आपसे हम बातचीत करेंगे और उसकी हिस्ट्री को रीराइटिंग करने का प्रयास करेंगे। उसकी यूनिकनेस उसका क्या है उसको हम लोग डिस्क्लोज करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सुंदर चीज़, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब चीज़ें जब आसान होती हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा विस्तार होती हैं। हम सर अब बात करेंगे हेरिटेज ओलंपियाड की, इसके बारे में कुछ बताएं, क्या है ये? जैसे हेरिटेज ओलंपियाड कई सालों से हम लोग उसको आयोजन कर रहे हैं। जैसे हम लोग जब स्कूल लेवल पे पढ़ते थे तो सरकारी स्कूल में तो वो सुविधा नहीं थी कि साइंस ओलंपियाड हो रहा हो, साहित्य लिटरेचर ओलंपियाड हो रहा हो, फिजिक्स ओलंपियाड हो रहा हो, मैथ्स ओलंपियाड हो रहा हो। लेकिन जब बाकी हम लोग देखते थे कि और सारे जो इम्पोर्टेंट स्कूल थे जिला लेवल के या राज्य लेवल के, तो वहाँ इस तरह को देखने सुनने को मिलता था। लेकिन अब जब हम इस विषय को अध्ययन किए तो हमको लगा कि नहीं, कब तक सिर्फ साइंस ओलंपियाड और फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड होते रहेगा। हमारा इंडिया का कल्चर इतना रिच है, तो हमें अपने देश के लिए, अपने देश के धरोहर के लिए, और अभी आप NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार लागू की है तमाम विद्यालयों में लागू हो रही है, तो उसमें है कि लोगों को अपनी धरोहर से, कल्चर से कैसे जोड़ के रखा जाए। यहाँ तक कि IIT जैसे संस्थान को, जहाँ की पूरे साइंस की पढ़ाई होती है, मैनेजमेंट MBA जैसे संस्थान को, IIM जैसे संस्थान को, तो उनको भी कुछ पेपर वैसे दिया गया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम से भी अवगत हों, उनके बारे में मालूम चले। तो हम लोग उसको प्रयास किए हैं कि नहीं, हम लोग हेरिटेज ओलंपियाड करेंगे पूरे भारतवर्ष में। तो उसकी पूरी बहुत सुंदर हम लोगों ने प्लान करके किया। बिहार में कई बार हम लोग आयोजन किए उसको लेके, इस बार भी हम लोग करने जा रहे हैं। एडोराइज इंडिया का बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है हम लोगों को, और तमाम संस्थाएं से भी बातचीत चल रही है। तो सभी को हम लोग शामिल करके पूरे बिहार में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर हम लोग हेरिटेज ओलंपियाड करने जा रहे हैं। यह कई लेवल का होगा। पहले स्कूल में हम लोग उसका टेस्ट लेंगे, फिर उसके जो टॉपर्स निकल के सामने आएंगे तो हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएंगे, वहाँ उन लोगों को अवार्ड देंगे। जो स्कूल के टॉपर्स जो डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, वहाँ जो टेस्ट होगा तो स्टेट लेवल पे आएंगे, और यहाँ भी उसी तरह का अवार्ड और सब कुछ। और स्टेट लेवल पे जो अवार्ड होगा तो फाइनल वाई अवार्ड होगा, फिर उसको अदर स्टेट से हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। गाँव के बच्चे हमारे स्टेट लेवल पे जाएँ, नेशनल लेवल पे जाए, फिर इंटरनेशनल लेवल पे लोग जाए। तो हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि एक समय था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारा हेरिटेज एंड कल्चर मगध का, यहाँ का बिहार का जो इम्पोर्टेंट जो राजा था, अशोक था, तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उनका साम्राज्य था। तो हमारा जो देश की कल्चर है उन सभी जगहों पर देखने को मिलती है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उन तमाम देशों को शामिल करके हम लोग बच्चों को हेरिटेज ओलंपियाड कराएं। अभी तो फिर हमारा तुरंत अगले महीने से यह शुरू हो रहा है हर साल की तरह। ये हेरिटेज ओलंपियाड में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और वो अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे फिर? दरअसल हम लोग सभी स्कूल को आग्रह कर रहे हैं। अच्छा। हर जिला में हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ के ज़िला की इम्पोर्टेंट अथॉरिटी जो है उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, और स्कूल को हम लोग सूचित करेंगे कि हम यह आयोजन कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपके स्कूल को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो बच्चों को ज़्यादा हम लोग, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि स्कूल के हेड ऑफ़ द अथॉरिटी को ही टच कर लिया जाए कि ताकि वे अपने यहाँ आयोजन कर लें, और फिर बच्चों को ऑटोमेटिक स्कूल के माध्यम से मालूम चल जाएगा, तो बच्चे लोग भाग ले लेंगे आसानी से।
और उनके स्कूल में ही जानबूझ के हम आयोजन करा रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें भाग लें। यह पूरी तरह से निःशुल्क रख रहे हैं इसको, हेरिटेज सोसाइटी की तरफ से सभी स्कूलों में आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल हम लोग जब आयोजन किए थे तो पटना में किए थे इसको, पटना में लगभग 40,000 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया था हेरिटेज ओलंपियाड में। तो इस बार हम लोग कई लाख से ज़्यादा क्रॉस करने हम का विचार है कि इसमें हम लोग क्रॉस करें। जब आप इस विभाग में आए और आपने इन चीज़ों को देखा, समझा, सुना, तो सबसे कोई ऐसा एक क्षण, एक ऐसा कोई मोमेंट आपके लिए जो सबसे यादगार हो, तो आपको लगा होगा कि अरे ये चीज़ तो मतलब काफ़ी चैलेंजिंग है, इसको करने में बड़ा मज़ा आएगा, वो अगर क्षण अगर हमसे साझा करना चाहे दर्शकों से? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। यह तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैं इसको साझा बताया भी नहीं हूँ किसी को। जब मैं एक साइट का आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन कर रहा था, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में बहुत सारे सिरेमिक्स, मिट्टी के बर्तन निकलते रहते हैं, टुकड़े भी निकलते हैं, इंटैक्ट भी कभी कभी निकलता है। तो उसी में एक सिरेमिक है मगध का, वह न्यूक्लियस है, मतलब मगध में उसका सबसे अधिक संख्या में गांव में पाया जाता है, अलग अलग गांव में, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो सिरेमिक पाया जाता है। उसको कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। वह देखने में आपको लगेगा सोने की तरह चमक रहा है, चांदी की तरह चमक रहा है, तांबा के अलग अलग रंग में वह चमकता हुआ दिखाई दे। जब खुदाई करके जब हमारे सब आर्कियोलॉजिस्ट लोग लेके उसको अच्छे से धो के पोट्री आर्ट बनाते थे और वहाँ उसको रखते थे अलग अलग लेबल करके, लेयर वाइज में वहाँ करके, तो वहाँ पर जब धूप में दूर से जब गांव के लोग उसको देखते, क्योंकि बाउंड्री किया हो रहता था, तो क्योंकि सब लोग आके उसको डिस्टर्ब ना कर दे और एक लेयर का दूसरे लेयर में मिक्स नहीं कर दे, तो लोग बाहर से जब देखते थे, बच्चे हों, वयस्क हों, बुजुर्ग हों, तो दूर से तो चमक जो उनको मिलती थी ना, तो कोई सोना की तरह चमक रहा है, कोई चांदी की तरह चमक रहा है, कोई तांबा की तरह चमक रहा है। तो यह देखने में वह व्यक्ति कहा कि यह सोना की तरह चमक रहा है, लेकिन गांव में धीरे धीरे शोर हो गया कि गढ़ पर तो खुदाई में सोना निकल रहा है, गढ़ पर खुदाई में तो चांदी निकल रहा है, तांबा निकल रहा है। तो वह जो था मैनेज करना लोगों को ना, एकाएक गांव से और अखबार वाले फिर मीडिया वाले देखने आ गए कि इनको गढ़ पर तो आपका सोना निकल रहा है, चांदी निकल रहा है, तांबा निकल रहा है। तो किस तरह से चीज़ों को संभालना होता है, कितना चैलेंजिंग टास्क होता है कभी कभी, कि वह मिट्टी के, तो फिर बाद में लोगों को कन्विंस किया कि नहीं, यह मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा है जो उस टाइम पीरियड में आज से लगभग 2600 साल पहले, 2500 साल पहले जो बना, तो बनाने की टेक्निक थी, उसके कारण से यह अलग अलग रंगों में आ गया है। तो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क रहता है कभी, काफ़ी रोचक भी, कि लोगों को लगता है कि हमारे गांव से तो सोना और चांदी निकल रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं ये। और कभी कभी ऐसा होता हुआ कि लोग आपको बताते होंगे कि वहाँ पे खुदाई के दौरान बहुत चीज़ें निकल सकती हैं, और आप लोग जाते होंगे और वहाँ पे अगर चीज़ें नहीं निकली, कुछ ऐसा ही चीज़ ऐसा निकल गया हो जो कि एक्सपेक्टेशन से परे हो, तो वैसी कोई चीज़ अभी तक में? बहुत सारी चीज़ कोरोना काल में हम लोगों ने देखा। आप देख रहे हैं कि बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत बहुत सारे तालाब और जल स्रोतों को फिर से उड़ाही किया जा रहा है, उसको फिर से री एक्सकेवेट किया जा रहा है। तो उसमें क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जहाँ भी तालाब है, प्राचीन तालाब है, उसके आसपास आर्कियोलॉजिकल माउंड है, टेम्पल वगैरह हैं, तो उससे संबंधित मूर्तियाँ उस तालाब में ज़रूर आपको मिलेगा। तो कई बार तालाब की खुदाई में ना मूर्तियों का अवशेष मिल रहा है, और गांव वाले लोग सब चीज़ को एक ही चीज़ कहते हैं, या तो बुद्ध का नाम दे देंगे, बुद्ध चीज़ मिल रहे हैं, या बोल देंगे कि भाई कुछ अलग भगवान का नाम बोल देंगे, शिव जी निकल गए हैं या फलाना जी निकल गए हैं उनको, क्योंकि उनको आइकनोग्राफी की तो नॉलेज है नहीं, प्रतिमा विज्ञान की जानकारी तो है नहीं, लेकिन उनकी अपनी रुचि के अनुसार जो मूर्तियाँ वो देखे होंगे कभी अपना, उसी बेस पे तो भगवान की मूर्ति निकल गई है। लेकिन जब वो फ़ोटो भेजते हैं, जब हमको आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारे गांव में यह निकला है, वहाँ जाने के बाद देख के तो मन बहुत खुश हो जाता है। बहुत रेयर प्रतिमा कभी कभी होती है बहुत, क्योंकि हमारी स्कल्पचर पे ही PhD है बिहार के तमाम स्कल्पचरों के ऊपर। तो हमने देखा कि बहुत सारे गांव हमको ऐसा मिला कभी कभी जब हम वहाँ विजिट करने गए, कि जो हमने PhD में जिसको शामिल नहीं किया था उन मूर्तियों को, वैसी मूर्ति भी अभी आजकल के खुदाई में निकल रही है। तो यह हमेशा चीज़ आपको नई चीज़ सिखाती है, यह विषय ही ऐसा है, क्योंकि जैसे दो व्यक्तियों का आपस में तुलना नहीं किया सकता, सब व्यक्ति की अपनी USP है, उसी तरह से सब हेरिटेज साइट का, सब हेरिटेज विलेज के अपनी USP है, अपना यूनिकनेस है, आप उसका कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप लोग गए और खुदाई के दौरान अगर जानवरों के और मानव के अवशेष मिल जाते हैं, तो उस दौरान क्या करते हैं आप लोग? बहुत सुंदर, क्योंकि हर विषय का अपना एक्सपर्ट होता है। आर्कियोलॉजिस्ट लोग
आर्कियोलॉजिकल एंटिक्विटी या ह्यूमन का एंटिक्विटी का स्टडी करता है, लेकिन जब एनिमल्स का या ह्यूमन का कुछ स्केलेटन निकलना शुरू हो गया तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि उसके एक्सपर्ट को तुरंत बुलाते हैं कि ताकि उनको इन सीटू में ही अच्छे से एक्सकेवेट किया जाए, कि ताकि क्योंकि लंबे समय तक बोन जो है ज़मीन के अंदर धंसे के कारण काफ़ी फ्रेजाइल हो जाता है। जैसे ही ह्यूमिडिटी में, एटमॉस्फेयर में जैसे ही टच में आ जाएगा तो काफ़ी भंगुर हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा। आप उठाएंगे तो बोन उखड़ने लगेगा, सब टूट जाएगा। तो अब अपना एक साइंटिफिक प्रोसेस है उसको एक्सकेवेट करके फिर बाहर निकालने का। लेकिन अभी बड़ा सुंदर है क्योंकि आपने इस विषय को जब छेड़ दिया है तो मैं बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं, और जितने एक्सपर्ट्स लोग भी, संबंधित विषय के विद्वान लोग भी देख रहे होंगे, अभी हाल ही में हम लोग 4 और 5 अक्टूबर को हेरिटेज सोसाइटी गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पटना सिटी में बिहार में जो कॉलेज है उनके साथ जॉइंट कोलेब्रेशन में हम लोग आर्कियोलॉजी के ऊपर ही सेमिनार करने जा रहे हैं 2 दिन का। जिसमें क्या होंगे, पूरे भारत से अलग अलग एक्सपर्ट्स आएंगे जो अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगे। अगर कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में एनिमल से संबंधित जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, ह्यूमन से संबंधित जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, उसके ऊपर अपना रिसर्च पेपर, कोई अपना डीएनए के ऊपर रिसर्च करेगा, कोई अलग अलग देखते हैं खुदाई में हमको नील मिल गया, टिथ मिल गया या बोन का कुछ अलग पार्ट मिल गया। अब हमको आइडेंटिफाई करना होता है या किस चीज़ का बोन है, अगर एनिमल है तो उसका एज क्या रहा होगा, इस आयु में उसका डेथ हुआ होगा, ह्यूमन भी है तो उसका अलग अलग करके, तो एक लंबी प्रक्रिया है उसके बारे में, एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है पूरे। तो तमाम साइंटिस्ट लोग भी अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, 4 और 5 अक्टूबर को पटना में होगा, तो उसमें लोग अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगे। बहुत सुंदर है, दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि आप जरूर आइएगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अक्सर जागरूकता के लिए कुछ अभियान चलाए जाते हैं जिसमें हेरिटेज वॉक भी आता है, तो ये क्या है और किस तरीके से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हेरिटेज वॉक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हेरिटेज वॉक में तमाम लोगों को शामिल होना चाहिए, जो कि बिहार जैसी जगह है जहाँ चप्पे चप्पे पे धरोहर वाली जगह है। हम लोग दूसरे शहर में जाते हैं, चाहे मुंबई में जाएं, कोलकाता में जाएं, दिल्ली में जाएं, हम लोग देखते हैं कि वीकली या डेली कुछ एक इवेंट होता है हेरिटेज वॉक का, कि बाहर से अगर कोई उस शहर में गया है, उस दिन गया है, तो उसको मालूम है कि यहाँ हेरिटेज वॉक होता है, तो हम लोग 2 घंटा 1 घंटा उस हेरिटेज वॉक में शामिल होना है। बिहार में यह चीज़ की लंबे समय से कमी रही है। यहाँ क्या होता है कि इम्पोर्टेंट ओकेजन में या वर्ल्ड हेरिटेज डे में, टूरिज्म डे में, म्यूजियम डे में या इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज वीक के समय वाली बात जो होती है, तो इन ओकेजनली लोग हेरिटेज वॉक करने में विश्वास रखे हैं। तो ये इस मिथक को हम लोग को तोड़ने की ज़रूरत है, ब्रेक करने की ज़रूरत है। सिर्फ किसी खास ओकेजन पे ही हेरिटेज वॉक करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग को रेगुलर करना पड़ेगा, तभी हम युवाओं से या कॉमन मैन से या अपनी धरोहर को मैक्सिमम प्रचार प्रसार या जागरूकता के दे पाएंगे इसके विषय को लेके। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, हेरिटेज सोसाइटी रेगुलर हेरिटेज वॉक बिहार में आयोजन करने जा रही है और इसको पटना से हम लोग शुरू करेंगे। पटना में हमारी योजना है कि इसको हम लोग मंथली करें, कम से कम अभी एकाएक डेली संभव नहीं है, तो मंथली करें। मंथली करने के बाद हम लोग इसको वीकली लेके आएंगे और इसको हर जिला में हम लोग प्रयास करेंगे। हर ज़िले की जितने धरोहर स्थल हैं तमाम, उनके जनप्रतिनिधि हों या उस ज़िले में जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हों उनको आमंत्रित करके हमारे पार्टिसिपेंट्स जो रहेंगे उनको अवार्ड कराएंगे, उनको सर्टिफिकेट दिलवाएंगे और इनको पूरा बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना पड़ेगा सभी लोगों को, तभी अपने धरोहर को हम संभाल सकते हैं। इसमें हेरिटेज वॉक में बड़ा 2 चीज़ होता है कि हम लोग किसी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का ट्रैक बना लेते हैं। जैसे पटना, आपको उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं कि रानी घाट से हम शुरू करते हैं। रानी घाट में बहुत प्राचीन मंदिर है, लोगों को यह लगता है कि जो गंगा पथ बन गया है तो पथवे बन जाने के कारण, तो इसमें क्या है ना, एंशिएंट घाट का रिमेंस जो है अब नहीं दिखता है, बर्बाद हो गया। लेकिन मेरा है एक्सपर्ट के तौर पे मानना है कि जब घाट बना है, लोग जब उस पर टहल रहे हैं, तो पहले वाली चीज़ जो है ना घाट की, वह डिस्क्लोज हो गई है, एंशिएंट चीज़ बाहर हो गई है, और जो ह्यूमन वैंडलिज्म था, लोगों ने ऑक्युपाई करके उसको अलग अलग जगहों पर कुछ बना दिया था, वह टूट गया है और प्राचीन चीज़ निकल के सामने आ गई है। तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए ना, यह पाथ बनना एक वरदान का काम किया है। आसानी से चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो रानी घाट से हम लोग शुरू करते हैं, वहाँ से ग्रुप को लेके आगे बढ़ते हैं, और सब घाट का अपना एक आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। उसके बारे में जो उनके एक्सपर्ट रहते हैं, टीम लीडर, जो ग्रुप हेड जो उनको लीड करते हैं वॉक को,
वह उसके यूनिकनेस को बताते हुए चलते हैं और फिर उसको हम लोग आके यहाँ पर गांधी मैदान वाला जो घाट है वहाँ पर उसको लाके हम लोग समाप्त कर देते हैं। तो लगभग 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एक ट्रैक हो जाता है। इसमें लगभग 8-10 डेस्टिनेशन है जहाँ पे रुक रुक के लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को बताया जाता है। अब इसको और रोचक करने का हम प्रयास करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई बाहर से टूरिस्ट अगर बिहार आता है, अगर उसको यहाँ का नृत्य देखने का मन करे, लोक नृत्य जो यहाँ है, तो कहाँ देखेगा, कोई अवसर तो नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हेरिटेज वॉक में ही वह उस तरह का ट्रेंड डेवलप करें, तमाम लोगों से उसमें सहयोग प्राप्त करें कि 2 घंटे 3 घंटे का हेरिटेज वॉक हो रहा है तो अलग अलग डेस्टिनेशन पर हमारे जो फोक डांसर्स जो रहेंगे वहाँ रहेंगे और 2 मिनट 3 मिनट का वह डांस प्रेजेंट करेंगे और उसी में एक्सपर्ट जो है देखते हुए, ग्रुप जो है देखते हुए तो निकल जाएगा। तो एक अलग इंस्पायरिंग हेरिटेज वॉक होगा। और कल के डेट में, क्योंकि बिहार से हमेशा लोग प्रेरणा लेते हैं, तो बिहार से फिर लोग प्रेरित हों और अपने यहाँ भी उस तरह का कार्य करें। क्या बात है कि आप ज़रूरी है कि अगर बेहतर कल चाहिए तो हमें आज थोड़ा चलना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें हेरिटेज, जब आप पुरातत्व में काम करते हैं, सारी चीज़ें आप मतलब एक बहुत ही माइन्यूट वर्क होता है ये, आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत बड़ा बदलाव लोगों के सामने ला सकती है। तो इन सारी चीज़ों में आप अपने आप पे कैसे ध्यान देते हैं, चूँकि आप लिखते भी हैं, तो वो वक्त कैसे निकालते हैं? बहुत बहुत आपने एक ही साथ 2 प्रश्न पूछ लिया कि जब हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करते हैं, क्योंकि अगर यह खुदाई होती है कब, मान लिया जाए यह जो जगह है यहाँ अगर लोग नहीं रहेंगे तो यह धीरे धीरे मिट्टी के रूप में तब्दील होने लगेगा। थोड़ा सा टीला ज़्यादा रहेगा, 100 साल के बाद टीला और डाउन हो जाएगा और दब जाएगा, 2000 के साल के बाद और दब जाएगा, तो यह मिट्टी के लेयर में पूरा आ जाएगा। तो हम लोग जब एक्सकेवेट करेंगे तो इस तरह से हज़ारों साल से ऐसा हो रहा है एक ही जगह में। तो कभी 5 मीटर का, 10 मीटर का, 3 मीटर का डिपॉजिट हम लोगों को मिलता है। कल्चरल डिपॉजिट जिस समय का ज़्यादा रहेगा उसका वहाँ ज़्यादा थिक मिलेगा। तो हम लोग जब ऊपर से नीचे तक एक्सकेवेट करते हैं तो सबसे ऊपर का सरफेस आधुनिक माना जाएगा, लेटेस्ट माना जाएगा, सबसे नीचे का सबसे पुराना माना जाएगा। अब एक दूसरे का लेयर एक दूसरे में ओवरलैप नहीं होना चाहिए लेयर मार्किंग के समय, तभी हम उसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो जहाँ हम लोग थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरते, हम लोग थोड़ी सी भी लापरवाही होगी उसमें, तो 2 कालखंड का एक ही में हो जाएगा। हम लोग कह देंगे कि मौर्य काल में ये भी मिलता था, उस कालखंड में ये भी मिलता था, लेकिन वह बहुत सुंदर उसको बचा के रखने की बात है। दूसरा प्रश्न आपने लेखन की बात की। लेखन हमारी रुचि है। बिहार के तमाम जगहों के ऊपर, धरोहर स्थलों के ऊपर जो काम मैंने किया है, तो उनको अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से, उसको किताबों के माध्यम से हम लोग उसको अलग आम जनता में, विद्वानों में, जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके बीच लेके जाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में पिछले महीने ही हमारी एक नई बुक रिलीज हो गई है। हमने और सिंधु कपूर जी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में प्रोफेसर हैं, तो हम लोग दोनों ने मिलकर एक नई किताब जम्मू कश्मीर के ऊपर एडिट की है, हेरिटेज एंड कल्चर के ऊपर। फिर अगले महीने हम लोगों की 2 किताब और आने वाली है, जो मध्य प्रदेश में और हेरिटेज सोसाइटी के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन में है। वो इनोवेशन इन एजुकेशन के ऊपर एक नई किताब आ रही है, और दूसरा विमेंस आइडेंटिटी नैरेटिव एंड डिस्कोर्सेस के ऊपर। तो 2 किताबें, तो अलग अलग पूरी, या तो लेखन हमारी एक हैबिट सी है, हॉबी भी है। काफ़ी इन सब चीज़ों को साथ लेकर अपने हॉबीज़ पे भी काम करना ये बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी युवाओं को, जो लोग हमें आज देख रहे होंगे उनके लिए काफ़ी प्रेरणादायक ये पूरा अध्याय रहा होगा। तो युवाओं के लिए अगर एक छोटा सा संदेश देना चाहें चलते चलते, तो क्या देना चाहेंगे? हम अपने तमाम युवा भाइयों से, बहनों से यही हम आग्रह करते हैं कि आपको अपने गांव की तरफ आप लौटें, क्योंकि मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान में अधिक से अधिक आप शामिल होइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और अपने गांव की विशेषताओं को हेरिटेज सोसाइटी तक भेजने का प्रयास कीजिए। अगर उसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं, जैसा मैंने डिस्कशन में ही, इंटरव्यू में ही आज मैंने बताया कि कोई भी चीज़ आपको रोचक जानकारी चाहिए आपके गाँव के बारे में, आप हेरिटेज सोसाइटी को आसानी से इन्फॉर्म कर सकते हैं और इस अभियान से आप जुड़ें अधिक से अधिक संख्या में, तभी आने वाला हमारा पल होगा, काफ़ी सुनहरा होगा। हम नई ऊंचाई पर अपनी धरोहर को लेके जा पाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इसको इतना महत्वपूर्ण बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका ये मौका देने के लिए।
आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और आज का प्रोग्राम तो हमें लिख के ज़रूर बताएं। हमारा पता नोट करें आप। हमारा पता है निर्देशक DDK बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।